तो ख़वातीन जो है वो ओल्डर एज की तरफ जा रही होती है, उनके पीरियड जो है मुकम्मल तौर पे बंद हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट अटैक में आया या सवेयर किडनी पेन में आया है। अगर पेशेंट को पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है या कुछ भी है, वो खून पतला करना ये सबसे बड़ी गलती है कि या तो किडनीज को निकाल दिया जाए या किडनीज को बाईपास कर। मामलात में पीरियड आ रहे हैं, प्रॉपर आ रहे हैं। सलाम, नमस्ते, केम शो, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आजकल के ज़माने में बीमारियां बहुत ही ज़्यादा आम हो चुकी हैं, ख़ास करके कोरोना के टाइम के बाद से हर घर में कोई ना कोई पेशेंट जो है वो मौजूद है। किसी को दिल का मसला है, किसी के गुर्दे में पथरी है और किसी के पित्ते में पथरी है। ख़वातीन के पोशीदा अमराज के अंदर भी दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है और उनको समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। कुछ लोग जो है वो एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास इलाज के लिए जाते हैं और कुछ लोग होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन दोनों का स्टांस अपनी अपनी जगह बरकरार है। कुछ को जो है होम्योपैथिक अच्छा लगता है और कुछ को जो है वो एलोपैथिक का ट्रीटमेंट जो है वो अच्छा लगता है। आज हमने अपने पॉडकास्ट में डॉक्टर हैदर अफजाल को बुलाया है, जो कि होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट है। उनसे इन्हीं सब सवालात का जवाब लेंगे इसी पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे सवालों के जवाब जो है वो बर वक्त मिल सके। जो आपको हर वक्त एसिडिटी रहती है, उसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है, ये सब हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई मजीद आने वाली अच्छी वीडियोस आप देख सकें। और चलते हैं पॉडकास्ट की जानिब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं मेजर सवाल की जानिब कि अवाम के जहन में सवाल आता है कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक के अंदर डिफरेंस क्या है। तो ये दोनों किस पैटर्न पे काम करते हैं, इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है, ये इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें आप। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे पॉडकास्ट में मदऊ करने के लिए। सेकेंडली, ये जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया है उसमें यह है कि एलोपैथिक तरीका इलाज में हम लोग दवाई को और मर्ज़ को दबा देते हैं, जबकि होम्योपैथिक मेडिसिन में हम लोग मर्ज़ को नहीं देते, मरीज़ को देखते हैं। उसमें हम लोग उसकी जो अलामात हम पे ज़ाहिर होती हैं हम उसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम उसकी बेस को देखते हैं कि बेस क्या है। अब आप देखें कि एक शख्स जो है वो अगर उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको किस वजह से उसको प्रॉब्लम आई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बुखार हुआ तो मुझे बुखार किस वजह से हुआ कि मैंने कुछ ठंडा पानी पिया, ठंडा पानी पीने की वजह से मेरे लंग्स में जो सा इन्फेक्शन हुआ, मुझे खांसी आई और मुझे बुखार हो गया। एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में हम लोग करेंगे कि हम लोग उसको बुखार की दवाई देंगे, पसीना आने की या यूरिनरी की दवाई देंगे और वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसको पेशाब आएगा या उसको पसीना ज़्यादा आएगा, स्वेटिंग होगी तो वो ठीक हो जाएगा, अपने आप को नॉर्मल फील करने लग पड़ेगा। लेकिन उसमें जो मेजर डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि वो कमज़ोरी फील करेगा, वो फटीक फील करेगा कि वो कहेगा कि यार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वो अपनी डेली रूटीन में आने में टाइम लगाएगा। लेकिन एज पर होम्योपैथिक में हम लोग उसके पहले लंग्स को क्लियर करेंगे। जब उसकी खांसी और उसका लंग जो उसका इन्फेक्शन उसकी बॉडी में हुआ है, जब हम उसको क्लियर करेंगे तो हमारी जाके हम उसको क्लियर करेंगे, उसका बुखार ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। क्योंकि उसका बुखार हुआ उसको इन्फेक्शन की वजह से। अगर हम इन्फेक्शन दूर नहीं करेंगे तो बुखार वहीं पर रजिस्ट करेगा। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है कि हम लोग जब जाते हैं एलोपैथिक किसी डॉक्टर के पास तो वो फौरी तौर पे रिलीफ देने की कोशिश करता है। जी जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट को पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है या कुछ भी है, वो पेन किलर्स देंगे या इंजेक्शन लगाया उसने, जो भी जिस किस्म का इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसके बाद वो देखते हैं अच्छा यार ये वजह थी, उसकी मेडिसिन उसको वीक की दे देते हैं वो। तो आप ये कह रहे हैं कि आप जो है फौरी तौर पे जो रिलीफ नहीं देते उसको, आप कहेंगे अच्छा यार इसके गुर्दे खराब हैं या किसी भी चीज़ से इसको इशू आ रहा है, मतलब खांसी आ रही है, इसके लंग्स में इशू है, तो आप उसको लेके पकड़ के चलता रहेंगे चाहे महीना चलते रहे आप? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट लाइक दिस। भाई फौरी तौर पे क्या हाल है? जी मैं आपको बताता हूँ। इशू ये है कि अगर हमारे पास एक पेशेंट सवेरिटी में आया है, फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक में आया या सवेयर किडनी पेन में आया है, या वो सवेयर स्टमक पेन में आया है जिससे उसको जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, तो हम उसको ऑब्वियसली पहले टेम्परेरी रिलीफ देंगे। पहले उसको टेम्परेरी रिलीफ देंगे, उसकी बॉडी थोड़ी सी रिलीफ करेगी, फिर हम उसका इलाज। हार्ट में आप उसको पेशेंट को फौरन से पहले क्या दे सकते हैं उसको हमारे पास पतला करने के लिए? क्या आपके पास आ रहा है? नॉट एट ऑल। खून पतला करना ये सबसे बड़ी गलती है। करने के लिए नॉट एट ऑल हो रहा है। आप अगर आप उसके हार्ट को स्ट्रेंथन करेंगे, आप उसके हार्ट के ऊपर देखिए, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। हम कहते हैं कि हमारा खून पतला हो जाएगा तो हमारा जिस्म का जो बॉडी जो बीपी है वो क्लियर हो जाएगा, बट दैट इज नॉट अ रीजन। फॉर गॉड से आप जब तक अपने पेशेंट को उसके हार्ट को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, देखिए उसका हार्ट वीक हो रहा है, उसको हार्ट अटैक क्यों हुआ कि उसका हार्ट सही तरीके से पंप नहीं कर रहा।
हार्ट की दो साइड्स पंप कर दिए हैं, अपर साइड एंड लोअर साइड। ठीक है, आपको मैं इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। 4 वाल्व हाँ जी, 4 वाल्व, 2 ऊपर और 2 नीचे। अब उसका क्या हार्ट अटैक कैसे फील हुआ, जिसके उसके हार्ट में उसके खून इकट्ठा होना शुरू हो गया, उसका हार्ट पंप नहीं सही तरीके से कर रहा। जब हम उसके हार्ट को प्रॉपर मेडिकेट करेंगे, ठीक है, उसका हार्ट एकदम से पंप करेगा, जो चीज उसमें रुकी हुई है, जो क्लॉट उसमें रुका हुआ है, जो कोलेस्ट्रॉल का क्लॉट उसमें रुका हुआ है, वो ऑटोमेटिकली उसको पिंच करेगा, निकल जाए। पास भी एलोपैथिक की तरह ही इंस्टेंस जो है सर्विसेज इलाज की हैं, चाहे वो किसी कंडीशन में भी पेशेंट आपके पास आ रहा है, पेन रिलीफ देना है उसको या कोई भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना है, फिर वक्त आप फर्स्ट एड दे सकते हैं होम्योपैथिक में। ये फैसिलिटेशन जो है ये है, मौजूद है ऑब्वियसली। अच्छा मुझे आप लेट मी कंप्लीट दिस। नंबर 1, हमने हार्ट को स्ट्रेंथन करना है। हार्ट स्ट्रेंथन हो गया हमारी टेम्परेरी रिलीफ में, हार्ट स्ट्रेंथन हो गया, लेकिन उसको तो जो उसकी आर्टरी है उसके अंदर उसको ब्लॉकेज है ना, तो हार्ट स्ट्रेंथन तो हो गया, बट बाद में जब हम पहले तो हम उसका हार्ट और बीपी नॉर्मल कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसकी बेस पे जाएंगे कि इसको कोलेस्ट्रॉल अगर इसकी ब्लॉकेज हुई है तो ब्लॉकेज क्यों हुई है, किस वजह से ब्लॉकेज थी, इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करेंगे। हम देखें अगर एक पेशेंट को खुदा ना खासा हार्ट अटैक हुआ है ना, तो अगर वो हॉस्पिटल जा रहा है ना, एलोपैथिक की तरफ जा रहा है, तो वो फौरन से पहले उसकी एंजियोग्राफी की तरफ जाएंगे, वो पतला करने के बाद और फौरन से पहले स्टंट डालेंगे, स्टंट डालेंगे और पेशेंट को बिल्कुल ईजी कर देंगे। जबकि मुझे नहीं लगता कि होम्योपैथिक में कोई ऐसी सर्विसेज आपके पास फौरन है कि आप स्टंट डाल दें या कुछ इस तरह का काम कर दें। तो डिफरेंस तो है, दोनों के पैटर्न में इलाज के अंदर डिफरेंस है। देखिए, सर्जरी इज नॉट अ क्योर प्रोसीजर, लेकिन अब हार्ट के पेशेंट को तो फौरन चाहिए ना, रिलीफ चाहिए जी। मैं आपको जी, वो अगर उसने फॉर एग्जांपल उसकी ब्रेकियल आर्टरी या किसी भी उसके वाल्व में वाल्व बंद था, ठीक है, तो आपको तो पहले पता नहीं लगेगा कि उसके लिए तो जाहिर बात है केमिकल जाएगा एंजियोग्राफी के थ्रू, फिर ही पता लगेगा कहाँ ब्लॉकेज है। ये जो आप एंजियोग्राफी का टेस्ट कह रहे हैं दैट इज नेसेसरी, वो होना चाहिए और होता भी है, हम करते भी हैं, ठीक है, हम अपने एरियाज में, हम अपने क्लिनिक्स वगैरह पे उसको चेक करते हैं, बट हम जो बिलीव करते हैं वो सिम्टमटोलॉजी पर बिलीव करते हैं। ठीक है, सिम्टमटोलॉजी क्या है, उसको ब्लॉकेज आ रही है, उसके जिस्म में दर्द और उसके सीने में दर्द हो रहा है, हमने उस सिम्टम को लेना है और उसको स्ट्रेंथन करना है। हम अगर एंजियोग्राफी करेंगे और इतना करेंगे दैट विल टेक अ टाइम, बट हमारी मेडिसिन कैसे डिजोल्व होती है, हमारी मेडिसिन डिजोल्व होती है टेस्ट बर्ड्स के जरिए, टेस्ट बर्ड्स के जरिए। जैसे आपको मिसाल दूँ आम लोगों के समझने के लिए, कि आपने खाना खाया, आप सुबह के भूखे हैं, आपको भूख लग रही है, आपने खाना खाया और आपको लगा जैसे नमक तेज़ है, आपने फ़ौरन उसका रिएक्ट किया कि यार नमक आज तेज़ है, लेकिन आपके पेट में तो कुछ गया ही नहीं, आपके टेस्ट बर्ड्स ने आपको बताया कि आपको नमक तेज़ लग रहा है। इसी तरीके से हमारी जो मेडिसिन वर्क करेगी वो करेगी टेस्ट बर्ड्स के ज़रिए। जब टेस्ट बर्ड्स के ज़रिए अब हम लोग उसको स्ट्रेंथन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उससे पहले एलोपैथिक मेडिसिन से पहले उसकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी से पहले अपने हार्ट को इतना स्ट्रेंथन कर चुके होंगे कि वो ऑटोमेटिकली क्लॉट जो आया होगा वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गया होगा फौरन जी, इंशाल्लाह ताला। हमारी एक चीज की क्योरिटी है कि एक दफा अगर हमारा क्योर हो जाता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और मेडिसिन में, एक दफा अगर आप किसी चीज को ट्रीट कर देते हैं तो दोबारा वो जो आपको सिम्टम्स है वो दोबारा नहीं होते। अरे अल्लाह ऐसा ही करे जैसा आप बता रहे हैं जी, कि हमने तो ज़्यादातर यही देखा है कि फ़ौरन हॉस्पिटल जाते हैं, एलोपैथिक स्टंट डलता है और सारा कुछ होता है। अच्छा मुझे अब आप ये बताएं, हम दूसरे सवाल की जानिब जाते हैं कि पाकिस्तानियों के अंदर कॉमन जो डिसीज़ हैं, जो बीमारियाँ हैं, वो क्या हैं? आप क्या डेली बेसिस पे किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आ रहे हो? तो सबसे पहले जो हमारे आजकल खुराक है वो खुराक बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हुई है। हम लोग ज़्यादातर फास्ट फूड की तरफ आ गए हैं, गुजर रहे हैं, गुजरते कहीं पे भी कोई स्टॉल लगा देखा तो वहाँ से थोड़ा सा खाना खाया और आगे निकल गए। हम लोग खाने को, घर के खाने को बिल्कुल भूल चुके हुए हैं। तकरीबन एक टाइम घर का खाना हम खाते हैं, बाकी 2 टाइम हम लोग, क्योंकि वर्क लोड इस तरह का होता है, इतने प्रेशर्स होते हैं कि हम लोग बाहर खाने को ही तरजीह देते हैं कि हम यहाँ से खा लें। अब उसमें हमारी जो फैक्ट्री है वो है हमारा स्टमक। अब जब हम इस तरह की चीज़ें, जैसे आपका मैदा हो गया आप ले रहे हैं, स्टार्च ले रहे हैं, आप इस तरह की अनहाइजेनिक फूड ले रहे हैं और इतने मसालों वाले जब आप खाना खा रहे हैं तो वो जाहिर बात है आपके स्टमक में जाने हैं, तो स्टमक इस वजह से बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। और ये एलोपैथिक मेडिसिन सबसे पहले, क्योंकि एक मेडिसिन अगर आपको क्योर कर रही है तो उसके साथ उसकी बॉन्डिंग के लिए केमिकल्स यूज़ हुए हुए, सॉल्ट यूज़ हुए हुए, वो आपके स्टमक को हीटअप कर रहे हैं। हम यहाँ पे अभी मैंने आपसे सवाल ये किया था कि डेली बेसिस के ऊपर
किस किस्म के पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं? Obviously, let me complete this. मुझे जितने भी किस्म आ रहे हैं, मोर देन 70% पेशेंट्स जो से होते हैं वो हमारे वो स्टमक रिलेटेड इश्यूज में आते हैं। ठीक है। अब स्टमक आपकी एक फैक्ट्री है। स्टमक में क्या एसिडिटी से रिलेटेड आ रहे होते हैं या पेन के लिए आ रहे होते हैं? एवरीथिंग आपके जो आपका स्टमक है ना, वो बहुत से इश्यूज क्रिएट कर देता है। ठीक है, स्टमक इज इंटरकनेक्टेड विद योर लिवर, विद योर किडनीज, विद योर बीपी। ओके, अगर आपको इसका एसिडिटी का इशू हो रहा है तो आप मुझे एक बात बताएं, एसिडिटी का इशू हो रहा है आपकी डायफ्राम पे, आपका हार्ट रखा हुआ है, किसी और जगह नहीं रखा हुआ, तो ऑब्वियसली जब वो अपर साइड की तरफ फ्लक्चुएट करेगी गैस, तो जाहिर बात है कि आपको प्रॉब्लम होगी, आपका हार्ट प्रॉब्लम करेगा, आपका हार्ट इधर उधर जा सकता है। ठीक है, पेन हो सकती है, उसमें पेन क्रिएट हो सकती है, ये सब चीज़ें होती हैं। जब आपका बीपी कंट्रोल नहीं होगा, आप अपनी जो आपकी फूड है वो आप हाइजेनिक नहीं लेंगे, आपके जिस्म में फूड पार्टिकल्स की कमी हो जाएगी, तो आप जाहिर बात है कमज़ोर फील करेंगे। हेलो, इसमें होम्योपैथिक में आप स्टमक से रिलेटेड जो पेशेंट्स आते हैं उनको मतलब क्या आप इलाज करते हैं? बिल्कुल शॉर्ट में बताएं ताकि ऑडियंस को समझ आ सके हमारे। स्टमक के अंदर होती है एक्चुअली एक लेयर। ठीक है, उन लेयर्स के नीचे हमारा एसिड होता है जो कि हमारी खुराक को डिसॉल्व करता है। वो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, तो वो लेयर्स जो होती हैं हमारी ये हाइजेनिक अनहाइजेनिक खाने की वजह से हमारी जो लेयर्स होती हैं ये डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, इसमें छोटे छोटे कट्स पड़ जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, जिन्हें हम अल्सर कहते हैं। ठीक है। ठीक है, उन अल्सर्स की वजह से जब खुराक उसके ऊपर गिरती है, पानी उसके ऊपर गिरता है, तो एसिड की वजह से वो एसिडिटी पैदा होती है, हमें गैसेस जन्म देती हैं अंदर। जो हम खाते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें भी ऐसी होती हैं जिसमें प्रॉब्लम हो रही हो। तो फास्ट फूड इसके अंदर मेजर रीजन मान रही जी है। बिल्कुल। आपके पास अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है तो मतलब कितने अरसे में वो जो है वो ठीक कर देते हैं उसको आप? विद इन अ मंथ और टू हमको, हाँ ऑब्वियसली हमारे पास अगर एक स्टमकाइटिस का पेशेंट आता है तो हम उसको विद इन अ मंथ और टू उसको क्लियर कर देते हैं, उसको दोबारा भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, उसको भूख भी प्रॉपर लगती है। ठीक है, उसके मैदे में उभार भी नहीं होता, उसके मैदे में तकलीफ भी नहीं होती। बट एज कम्पेयर टू एलोपैथिक, ठीक है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ इसकी पेन किलर्स है, दे जस्ट हैव द पेन किलर। पेन किलर्स है, फिर वॉमिटिंग की रोकने की दवाइयाँ देते हैं, बस। ओमेगा टाइप वगैरह। वो चीज़ उसमें होती है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जबकि पेन तो वहीं पे ही है। पेन रिजॉल्व करने के लिए आप महीने से 1.5 महीने के अंदर जो है स्टमक का इशू जो है होम्योपैथिक में ठीक हो जाता है, फर्दर होता भी नहीं है जी, अगर वो एहतियात के साथ चलते रहे। अच्छा, मुझे अब आप ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर गुर्दों की जो पथरियाँ हैं उसका भी बहुत ज़्यादा इशूज़ है। लोगों में उनको समझ नहीं आती कि मतलब एक बंदा बिल्कुल ठीक जा रहा है और वो एकदम पेन हुई है और जाके पता लगा जी उसको लेके पथरी निकल आई है। अब वो यहाँ तो ऑपरेट की तरफ जा रहा है या खुदा ना खास्ता बोलते हैं इस कदर डैमेज हो चुके होते हैं कि वो टाइम ही नहीं मिलता। तो इसमें होम्योपैथिक जो है वो किस तरह से उसको ट्रीट आप लोग करते हैं? इसमें ना सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आया के पथरी होती क्यों है, आया गुर्दे में हो या आपके पित्ते में हो या आपके उसमें आपके हार्ट में आपकी ब्लॉकेज हो। ये सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। देखिए, जब आपके खून में डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट केमिकल्स जो से होते हैं उसकी बढ़ी जाती है, मिकदार बढ़ जाती है, तो वो आपको प्रॉब्लम करते हैं, वो एक जगह पे कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब उनकी कलेक्शन छोटी है या बड़ी है ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या है कि आपके फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा किडनी में यूरिया है। ठीक है, जब यूरिया पूरी तरीके से आपके ब्लड से ड्रेन नहीं हो रहा, किडनी ड्रेन नहीं कर पा रहे ब्लड से, क्योंकि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है, आपके बीपी की फ्लक्चुएशन हुई हुई है, जिसकी वजह से आपका किडनी जो सा सही तरह वर्क ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि किडनी ने आपके ब्लड से यूरिया को एक्सट्रैक्ट करना है, उसने सक करना है। ठीक है, जब वो प्रॉपर सक नहीं कर पा रहा तो आपको यूरिक एसिड, यूरिया किस वजह से बढ़ता है, इंक्रीज किस वजह से होता है? ऑब्वियसली बीपी है और खाने पीने की वजह और स्टमक, ऑब्वियसली दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच एंड अदर। आपकी ये सब चीज़ें आपस में चूंकि इंटरकनेक्टेड है, जो आपके फूड पार्टिकल्स हैं जो कि बीपी को कंट्रोल रखते हैं। जब आप मुतवाजन ग़िज़ा खाते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल रहता है, आप रिलैक्स रहते हैं, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता, आपके किडनीज वर्क प्रॉपर कर रहे होते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट जब आपके इसमें प्रॉब्लम आती है, आपको एसिडिटी होती है, आपका निज़ाम-ए-नज़ाम जो सा है वो प्रॉब्लम करता है,
तो ऑटोमेटिकली वो affect करता है आपके बिल्कुल। हाँ जी किडनीज पे अफेक्ट करता है। जैसे किडनी पे अफेक्ट करता है वैसे ही आपके किडनीज पे अफेक्ट करता है। और किडनीज प्रॉपरली जब ड्रेन नहीं कर रहे थे, क्योंकि किडनीज भी हमारी बॉडी में रखे हुए नहीं है, लटके हुए हैं हमारी कमर के पीछे लटके हुए हैं वो किडनीज। आपने शायद देखा भी होगा कि वो किडनीज पीछे लटके हुए हैं। अब जाहिर बात है कि एक हैंगिंग चीज है, अब ऑर्गन है, उसको आप जब उसको आप प्रॉपरली आपकी सिटिंग पोजीशन या आपकी आप उसे कह लेंगे रनिंग पोजीशन आपकी प्रॉपर नहीं है, आपकी स्टैंडिंग पोजीशन प्रॉपर नहीं है, सिटिंग तो पोस्चर बड़ा जी मैटर करता है। आपकी लेइंग पोजीशन प्रॉपर नहीं है, तो फिर आप उसको कैसे कवर करेंगे? तो मुझे बताएं, अगर खुदा ना खासा कोई ऐसा पेशेंट आता है तो उसको ऑपरेट से या लेजर ऑपरेट से बचाने के लिए कितना टाइम लगता है, और इसका इलाज होम्योपैथिक में कितनी जल्दी आप लोग कर देते हैं? जी फर्स्ट ऑफ ऑल एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट जो सा है उसमें तो इसका इलाज ही सिर्फ ऑपरेट है कि या तो किडनीज को निकाल दिया जाए या किडनीज को बाईपास करके तो उसकी जो पथरियां हैं उनको निकाल लिया जाए। यूरिन के थ्रू भी तो करते हैं ना, मतलब लेजर ऑपरेट के थ्रू भी कर देते हैं। वो डिसॉल्व कर रहे हैं ना, बट उसकी कॉज को खत्म नहीं कर रहे। देखिए कॉज को इसी वजह से तो फिर से बन जाती है पित्ते की पथरियां। पित्ता निकाल देना परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में हमारे जिस्म में अगर पित्ते को रखा है तो कोई वजह है तो रखा है ना। अगर हम उसको निकाल ही देंगे तो उसका तो जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट होगा वो खत्म हो जाएगा। हमें आज नहीं पता लगेगा, कल को नहीं पता लगेगा, बट जब हम बुढ़ापे की तरफ जाएंगे तो उसके असरात हम पे नुमाया होने शुरू हो जाएंगे और फिर हम ये यकीन ही नहीं करेंगे कि आज पिता होता तो हम क्या करते। तो मुझे ये बताया कि कितने अरसे में एक गुर्दे का जो पेशेंट है या पथरी है या स्टमक में उसको लीवर के अंदर की पथरी है, तो कितने अरसे में नहीं उसको डिसॉल्व कर देते हैं आप? अगर आपके किडनीज 5 और 3% भी वर्किंग कर रहे हैं ना, और आप डायलिसिस पे हैं, वट अगर आप डायलिसिस पे भी हैं और आपके जो किडनीज हैं वो 3 to 5% सिर्फ काम कर रहे हैं, तब भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। ये आपके पास होम्योपैथी कोई ऐसा पेशेंट आया है या आपने कुछ एक्सपीरियंस किया प्रैक्टिस बहुत में ऐसा? अब पेशेंट्स की एक्चुअली पेशेंट जो हैं वो 2 और 3% के भी आए हुए थे, वर्किंग कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए, क्योंकि हमने उनको टेम्परेरी इफेक्ट दे के टेम्परेरी उनका इलाज करके हमने उनकी कॉज को देखा है। पहले हम उनकी कॉज जो उनकी किडनी स्टोन्स की कॉज थी हमने उसको करेक्ट किया है। कितना टाइम लगता है इसमें भी, इलाज में इसमें? ये डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। पर्सन टू वाला बंदा आता है आपके पास इश्यूज लेके गुर्दे में उसमें है, तो उसमें कितना टाइम लग जाता है? उसके ऊपर कई फैक्टर्स हैं जो देखने पड़ते हैं। उसकी बॉडी इम्यूनिटी कितनी है, उसकी बॉडी की वो कितना अपने आप में विनिंग है सही होने के लिए, कितना वो हम पे ट्रस्ट करता है कि हम अगर उसको कोई चीज़ मना करते हैं या कोई चीज़ जो वो हार्ड ड्रिंक्स लेता रहा है या कोई चीज़ को मना करते हैं या उसको परहेज बताते हैं, वो किस कदर उस पर आता है। जितना फॉलो करेगा उतना जल्दी वो ठीक हो जाएगा। यस, हम अगर उससे कमिटमेंट करते हैं तो हम 6 to 8 months की कमिटमेंट करते हैं, बट अगर वो परहेज बेहतर हमारे तौर पे करता है, उसकी दवाई जो सी है वो प्रॉपर उसको दी जाती है, ठीक है, तो वो विद इन 6 months वो बिल्कुल क्योर हो जाता है। उसके डायलिसिस छूट जाते हैं, वो कोई किसी किस्म की बैरूनी किस्म की मशीनरी पे नहीं होता, वो बिल्कुल अपने काम बिल्कुल प्रॉपरली कर रहा होता। मुझे अब आप ये बताएं कि खवातीन के जो इश्यूज हैं, वुमेन्स इश्यूज जो हैं, पोशीदा अमराज जो हैं, बांझपन हो गया या नुस्वानी अमराज जो हैं, उसके ट्रीटमेंट जो है वो होम्योपैथिक में कैसे हैं? ये जो खास करके बांझपन जो है आजकल बहुत ज़्यादा ये केसेस देखने को मिल रहे हैं। जी एक्चुअली ये जो हमारा जो नस्वानी इश्यूज होते हैं ना, ये हमारे बच्चियों जब हमारी बच्चियाँ पुबर्टी में आ रही होती हैं यानी जवान हो रही होती हैं, तब बहुत ज़्यादा हमें उनको देखना चाहिए, उनको केयर करना चाहिए। ख़ासतौर पर माओ को एग्जामिन करना चाहिए कि कहीं उनको लिकोरिया तो नहीं हो रहा पीरियड्स आने के मामला में, पीरियड्स आ रहे हैं प्रॉपर आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, या मिस कर रही है बच्ची पीरियड्स को अपने मिस कर रही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको इनिशियल स्टेज पे उसको रोकना चाहिए। जिन बच्चियों को जो बच्चियां इंटरनली स्ट्रांग नहीं होती, आजकल खाने पीने में हम क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को, खाते और इस तरह की चीजें। जी बिल्कुल, और बच्चियां चूंकि बच्चियों को बेसिक से ही स्टमक इश्यूज में आ रही होती है, तो वो खाती कुछ नहीं है, थोड़ा सा खाया खाना और उठ गई और काम में लग गई और इधर उधर पढ़ाई में लग गई, तो खाने के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता। और हमारी माएँ बहनें जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करती कि आया बच्ची अगर प्रॉपर खाना नहीं खा रही तो क्यों नहीं खा रही, आया अगर वो पेल हो रही है तो क्यों पेल हो रही है, और उसका एग्जामिन प्रॉपरली होना चाहिए, उसको प्रॉपरली एजुकेट करना चाहिए हमारी फीमेल्स को
कि आया कि उनके साथ अब ये चेंजेस आ रही हैं, तो ये एक लाइफ का साइकिल है। किस एज में बच्ची को चेक कर लेना चाहिए माँ के भैया, मतलब आफ्टर 12 या उससे पहले पहले भी सिम्टम्स आते 8 to 16 ईयर्स को अंदर ये नॉर्मल हो जाते हैं पीरियड्स। ठीक है। तो उसमें बच्ची को बहुत ज़्यादा देखना चाहिए, उसको लिकोरिया तो नहीं हो रहा, उसको ड्रॉपिंग तो नहीं हो रही। ठीक है। बच्चियों में ये ज़रा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि हाइजेनिक इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होते हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब आप अगर उसको देख के बेसिक को देख के चलेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली जो सा है वो आप उसकी जो गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हैं उसको आप बहुत हद तक रिड्यूस कर लेंगे। क्योंकि अगर आप बेसिकली उस बेसिक को पकड़ के आप उसका इलाज करवाना शुरू करेंगे और वो वहाँ पे ठीक हो जाएगी, तो आगे नहीं प्रॉब्लम होगी। अब ये लिकोरिया जो इंटरनल इन्फेक्शन है, वजाइनल इन्फेक्शंस होती हैं, यही आगे जाके जो सा है वो पीरियड साइकिल को मिस करती है और बांझपन का जो बाइस होते हैं। फिर हम पीसीओडी पीसीओएस की तरफ जाते हैं। ये एक्चुअली मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है जिसमें फॉर एग्जांपल जो एग है वो प्रोड्यूस ही नहीं होता, एक है जिसमें एग प्रोड्यूस ही नहीं होता है। एक प्रॉब्लम ऐसी है पीसीओडी जिसमें एग आता तो है, होता तो है, लेकिन एक्सटर्नल डिस्चार्ज नहीं होता है। तो उसकी प्रॉब्लम में कुछ जो उनसे होते हैं फाइब्रॉइड हो जाता है बच्चियों को, ये अनहाइजेनिक इन्फेक्शंस की वजह तो से। इसका ट्रीटमेंट जो है, अगर पुराना काजों की ऐसा केस आता है तो कितना टाइम लग जाता है उसको ट्रीट करने में आपसे? ये भी तकरीबन 8 से 9 माह लगते हैं इसमें भी। और इसमें भी उसकी पेशेंट की जो इम्यूनिटी है, पेशेंट की जो फिजिक है, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बच्चियाँ बहुत ज़्यादा वेट गेन कर जाती हैं, जैसे बच्चियाँ बहुत ज़्यादा डल हो जाती हैं, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम की वजह से, किसी को ना बताने की वजह से, बहुत ज़्यादा हाँ शाय होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो उनसे ना वो पीछे रह जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी। अब देखिए एक बच्ची को अगर लिकोरिया हो गया या थोड़ी ड्रॉपिंग हो रही है, कोई पता ही नहीं होता, वो बेसिक है। हाँ वो बेसिक है। अगर बच्ची के ये नॉर्मल सिम्टम्स है, अगर बच्ची के कमर में दर्द हो रहा है और पिछली बैकबोन में पेन है, बैकबोन के साथ जो मसल्स है उसमें पेन है, टांगों में पिंडलियों में पेन है, तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि उसको लिकोरिया है बच्ची को, ठीक है। आप उसको वहां से ठीक करें, आप उसको वहां से उसको ट्रीट करेंगी तो ऑटोमेटिकली वो आगे नहीं जाए। ठीक है। अदरवाइज अगर आप उसको ये चीज आगे लाने देंगी और बच्ची आपसे शिकायत कर रही है कि मेरी कमर में दर्द हो रही है, मैं प्रॉब्लम में हूँ, ठीक है, मेरी वो हो रही है, तो आप उसको जस्ट एक पैराडोल दे दें या आप उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट दे दें, वो उसका ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गए छोटी बच्चियों के, नौजवान लड़कियों के इश्यूज। तो मुझे बताया कि जो खवातीन जो है वो ओल्डर एज की तरफ जा रही होती है, उनके पीरियड जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं, उसके बाद उनको अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें डॉक्टर्स उनको रिकमेंड करते हैं कि जी यूट्रस रिमूव होगा, तो क्या उनको रिमूव करवा लेना चाहिए? अगर आपके पास होम्योपैथिक में ऐसा केस आते हैं तो उसको क्या ट्रीटमेंट कैसे करते हैं आप लोग? जी, सबसे पहले वही मेरी बात कि हम बेस पे जाएंगे, हम अपनी केस टेकिंग में सबसे पहले बेस को कंसीडर करेंगे। अब क्या है कि जब हम नेचुरल वे ऑफ डिलीवरी यूज़ करते हैं, मतलब कि हमने अपना बाईपास करने के लिए लेडीज़ ने भी हमें कहा और हमारे डॉक्टर्स ने भी हमें बाईपास करने के लिए कहा कि यार आप ना इसका वो करवा लें, ऑपरेट करवा लें, बेबी हो रहा है, नॉर्मल ना करवाएं, ऑपरेट करवाएं, सी सेक्शन करवाएं और क्लियर करें उसको, ठीक है। उसमें डॉक्टर्स भी अपनी जांच छुड़वाते हैं और पेशेंट भी कई तरीके से अपनी जांच छुड़वाता है कि पेन नहीं ले रहा, दिन डर रही होती जी। और उससे क्या होता है, चूंकि हम जिन अननेचुरल वे यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारा यूट्रस दोबारा से अपनी जगह पे नहीं आता। जब यूट्रस अपनी जगह पे नहीं आता तो वो, जब जाहिर बात है कि जब वो अपनी जो एब्डोमेन है, जो पेट है, वो कवर हो जाता है, स्टिचेस लग जाते हैं, तो वो उसमें बिल्कुल, चूंकि वो अपनी जगह वापस नहीं आया हुआ होता, तो उसमें बहुत से फाइब्रॉइड बन जाते हैं। मतलब मैं आपको आम वक्तों में कहूँ कि एक यूट्रस बड़ा हुआ है, थैला बड़ा हुआ है, बैग बड़ा हुआ है, जब उसको हम क्लियर करेंगे तो उसमें बहुत सी सिलवटें पड़ जाएंगी, बहुत से उसमें गुंजन से पड़ जाएंगे। जब उसमें बल पड़ जाएंगे तो वो आहिस्ता 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 वो एक फाइब्रॉइड यानी कि एक गोले जैसी शक्ल ले लेगा। अब वो गोले जैसे अंदर तो इन्फेक्शन है, यूट्रस अपनी जगह गई तो है नहीं। 3.5 सेंटीमीटर्स का आपका यूट्रस होता है आम लेडीज में। अब जब वो बढ़ के माशाल्लाह 5.6 जो इंचेस तक जाता है, जिसमें बेबी सर्कुलेट कर रहा होता है, बेबी उसमें मूव कर रहा होता है, तो उसमें जब वो अपनी जगह पे वापस 3.5 सेंटीमीटर पे नहीं जाता, तो वहाँ पे लेडीज जो से थी ना, वो अपना बोझ महसूस करना शुरू कर देती नाभ से नीचे। लेकिन हम वही तरीका यूज़ करते हैं कि जी पेन किलर खा लो ठीक हो जाएगा, पेन किलर खा लो ठीक हो जाएगा। बट जिस वक्त मोनोपॉज होता है, यानी कि लेडीज अपनी बुढ़ापे की तरफ जा रही होती है, उनके पीरियड्स क्लोज हो रहे होते हैं, तो वो एक फाइब्रॉइड, चूंकि वो अपनी जगह पे गया हुआ नहीं होता, तो वो अपने एक फाइब्रॉइड यानी कि गोले की शक्ल ले लेता है। एक गोले की जब शक्ल ले लेता है तो बॉडी में नाभ से नीचे इतनी शदीद पेन होती है
और कई दफ़ा जो होता है वो चूंकि वो वेज और आर्टरीज रप्चर होती हैं, वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही होती यूट्रस को, तो वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है उसके अंदर। तो एलोपैथी के पास एज यूजुअल एक ही स्टांस होता है कि जी प्लीज रिमूव द यूट्रस ओनली। हम लोग उस यूट्रस को बिल्कुल अपने लेवल पे लेके आते हैं, फाइब्रॉइड को डिसॉल्व करते हैं, जो ऐसे करके क्लियर होता है इसको डिसॉल्व कर। बाद एक चीज़ सही जगह पे नहीं बैठ रही तो आप लोग मेडिसिन के थ्रू कैसे कर देंगे? हार्मोनिक डिसऑर्डर, जब और लेडीज में डिलीवरी का टाइम आता है तो एक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, एक हार्मोन होता है जो कि उसको पंक्चर करता है, यूट्रस को पंक्चर करता है, जिससे बेबी बाहर आता है। नहीं, मेरा सवाल ये था, आपने जी बता रहा हूँ। उसको जो है स्टीसीज लगा के उसको जोड़ा जाता है यूट्रस को, वो एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन को जोड़ा जाता है। तो वो जब उससे नहीं ठीक बैठ रहा, फिट बैठ रहा, तो फिर होम्योपैथिक में मेडिसिन से वो कैसे हो जाएगा ठीक? जी बताता हूँ आपको। जैसे एक चीज़ सुकड़ी हुई है, उसको अपनी जगह पे लेके आएंगे हम, जैसे बलून में हवा भरते हैं, उसको थोड़ी सी अपनी जगह पे लेके आएंगे। जब उसकी वो फाइब्रॉइड क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिकली हार्मोनिक इश्यूज को थोड़ा सा देख के उसकी जो हार्मोन्स जो होते हैं वो क्लियर नहीं होंगे, उसके हार्मोन्स को क्लियर करके हम उसको दोबारा से उसकी जगह पे लेके आएंगे, और उसकी जगह पे जब वो आ जाएगी तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उसके फाइब्रॉइड को असल में हमने क्लियर करना है। तो जो जो भी कितना टाइम लग जाता है सारा प्रोसीजर में भी? 7 to 8 months। 7 to 8 मंथ, यानी या 7 महीने की जो जी पीरियड दोबारा तो उसको झेलने पड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, झेलने पीरियड्स नहीं होंगे, पीरियड्स का कोई इशू नहीं हर होगा। मंथ होगा ये सिस्टम? नहीं, हम उसकी सबसे पहले वही आपकी वाली बात के सबसे पहले टेम्परेचर इफेक्ट से उसकी पेन को क्लियर कर देनी है। उसकी पेन क्लियर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हार्मोनल इश्यूज जो से उसके हो रहे थे उन हार्मोन्स को हम डाउन कर देंगे, ठीक है, डिक्रीज कर देंगे जब हम, तो ऑटोमेटिकली यूट्रस अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे इन्फेक्शन क्लियर होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, वो फाइब्रॉइड जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। एक गोला बना हुआ है, अगर वो ऐसे करके बिल्कुल क्लियर होना शुरू हो जाएगा तो पेन होगी नहीं ऑटोमेटिकली। ठीक है, यानी कि 7 से 8 मंथ में जो है ये वाला इशू जो है होम्योपैथिक में ठीक हो जाता है। अच्छा, मुझे अब आप ये बताएं कि काफ़ी ज़्यादा स्किन एलर्जीज और स्किन इश्यूज भी जो हैं नौजवानों में बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे हाथों पे एलर्जी हो जाती है, पैरों पे, या लड़कियों के पिंपल्स हैं, या स्किन ख़राब हो रही है, डैमेज। खास करके गर्मी के अंदर स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही थी सूरज की हीट की वजह से, हीट वेव वगैरह सारा। तो इसमें जो है होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है कोई? बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट है। स्किन एलर्जीज, सोराइसिस जिसे हम कहेंगे, फंगस वगैरह, फंगल इन्फेक्शन, सोराइसिस वगैरह, ये बेस सोराइसिस ही है। अनहाइजेनिक वे ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं जब हम, यानी कि पानी हमारा किस तरह का आ रहा है हम वो चेक करें, वो अगर हम यूज़ करते हैं, या अनहाइजेनिक ये क्लोथ्स यूज़ करते हैं, अनहाइजेनिक हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, उससे हमारे अंदर ये वाली इश्यूज क्रिएट होते हैं, क्योंकि वो हमारी स्किन पे लगता है। स्किन प्रॉपरली अगर हम अपने स्किन की ऊपर वाली साइड को देखें तो ये डेड सेल्स है, ये डेड सेल्स है। अब इसके ऊपर जब हम इन्फेक्टेड क्लोथ्स लेंगे या अनहाइजेनिक चीज़ें यूज़ करेंगे, या किसी ऐसी जगह पे हाथ लगा लेंगे, लड़ने की मेल से नहीं पहनेंगे, कोट लगा लेंगे बगैर धोए, बगैर डिटर्जेंट अच्छा नहीं यूज़ करेंगे, तो वो स्किन एलर्जी होनी शुरू हो जाती है, फंगल आना शुरू हो जाता है। कुछ डिटर्जेंट ऐसे हैं, जैसे ये जो नॉर्मल यूज़ के डिटर्जेंट होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ये सर्फ वगैरह और ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिटर्जेंट होते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोग क्या क्रीम्स वगैरह देते हैं या मेडिसिन? नहीं, हम मेडिसिन देते हैं, हम मेडिसिन ऐसी देते हैं जिससे बॉडी ऑटोमेटिकली उसको रिएक्ट करती है उसके ऊपर, और वो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाती है, सारी एलर्जी और फंगस जो होती है वो निकल जाती है। वो उसको जड़ से खत्म करने को ऑब्वियस है, जड़ से ही खत्म करते हैं। जब तक आप किसी भी मर्ज को, किसी भी अलामत को, किसी भी सिम्टम को जड़ से नहीं खत्म करेंगे, वो दोबारा लौट के आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेट में दर्द हो रहा था, ठीक है, आपने एक पेन किलर खाई, या कमर में दर्द हो रहा था, आपने एक पेन किलर खाई, आप उसकी बेस पे नहीं गए, आपने पेन किलर खाई, वो डिजॉल्व हो गई। जब तक उस पेन किलर का आपके अंदर अफेक्ट रहेगा, ये आप भी जानते हैं, जब तक उसका अफेक्ट रहेगा 24 आवर्स है, 48 आवर्स है, 72 आवर्स है, जब तक उसका अफेक्ट आपकी बॉडी पे रहेगा, आपकी इम्यूनिटी पे रहेगा, वो ठीक रहेगी। बट जैसे ही वो खत्म होगा, वो दोबारा पेन लौट के आएगी। इसी तरीके से हार्ट इश्यूज में, किडनी इशू में, लीवर इश्यूज में, जब तक आप चीज को दबा लेंगे, जब आप किसी भी मर्ज को दबाएंगे, वो उसके बाद जब जो टाइम पीरियड है, एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद आपकी इम्यूनिटी को देखते हुए, फॉर एग्जांपल आपकी इम्यूनिटी जो सी है वो सर दर्द की आपको 24 घंटे के बाद दर्द होनी शुरू हो जाती है, मैं वही मेडिसिन लूंगा, क्या पता मुझे 48 घंटे लगने लग पड़े, क्योंकि मैं तो सो रहा था, मुझे तो पता ही नहीं लगा उस चीज़ का।
इसी वजह से इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर उसकी बॉडी जो सी होती है उसके ऊपर रिएक्ट करती है, उसके अंडर रहती है। अदरवाइज उस केमिकल की जैसे ही वो टाइम खत्म होगा, टाइम स्पैन खत्म होगा, इम्यूनिटी वो रिएक्ट करेगी ज़्यादा उससे। अब आपके ऊपर भी इस तरह है, अगर हम होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट माना कि वो थोड़ा सा लेट इफेक्ट करता है, थोड़ा सा उसका टाइम स्पैन ज़्यादा होता है, क्योंकि हम उसकी रूट कॉज को देखना शुरू करते हैं, उसकी रूट कॉज के ऊपर जा रहे होते हैं। जब रूट कॉज के ऊपर हम उसकी जाएंगे तो हमें टाइम लगेगा उसके ऊपर, लेकिन जब हमने उसको रूट से लेकर एंड तक बिल्कुल क्लियर कर दिया, ठीक है, रूट टू लीफ क्लियर कर दिया हमने उसको, दोबारा वो चीज़ दोबारा जनरेट हो ही नहीं सकती। तो अगेन अगर इसमें कॉमन सी जो एलर्जीज वगैरह होती हैं उसमें कितना टाइम लग जाता है? ये टाइम मैं बार बार आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो हमारी नाजरीन है या व्यूवर जो देखने वाले हैं वो कंपैरिजन कर सकें कि यार अच्छा यार मुझे उस चीज़ का मैदे का इलाज वहाँ से इतना टाइम लगे था, होम्योपैथिक में कितना लग सकता है। तो एलर्जी में भी अगर किसी किस्म की भी एलर्जी है तो उसमें भी क्या एहसास है आजमान? आपका कोई भी इशू है वो डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी पे। इन होम्योपैथी ठीक है, वी कंसीडर योर इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, मतलब जरासीम से, बीमारियों से लड़ने की ताकत जो परवरदिगार ने हमारे अंदर रखी है, जितनी ज़्यादा होगी आपके अंदर, जितनी ज़्यादा वो पावर होगी, विल पावर जिसे हम विल पावर भी कहेंगे, विल पावर भी आपके अंदर जितनी ज़्यादा होगी कि मैंने ठीक होना है, मैंने ठीक होना है। जब आप ये कहेंगे कि मैंने ठीक होना है तो आप प्रॉपरली अपना परहेज करेंगे। इम्यून सिस्टम तो कुदरती हो गया ना, तो विल पावर तो इंसान ने खुद से लेके आनी है। तो आप कैसे जजमेंट करते हैं या क्या आपके और मयमर्स है कि किसी की जो है ये इम्यून सिस्टम को चेक करने के लिए कितना पावरफुल है? वो डिपेंड करता है उसको, जब हमारे पास पेशेंट एक आता है उसकी हम पहले तो चेक करते हैं कि उसकी बीमारी की नौयत, उसकी अलामात की नौयत क्या है। अगर तो सीवियर है तो फिर हम उसको चेक करते हैं, उसको पहले टेम्परेरी इफेक्ट देते हैं ताकि वो ज़रा अपनी बीमारी से लड़ने के काबिल हो जाए, और फिर हम उसको करते हैं। जब एक पेशेंट हमारे पास 5, 6, 7 साल से एक ही उसके ऊपर आ रहा है कि मर्ज के साथ आ रहा है, जैसे स्टमक प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल, वो स्टमक प्रॉब्लम के ऊपर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, गुजर रहा है कि मैंने वहाँ से भी इलाज करवाया, मैंने वहाँ से भी इलाज करवाया, मैंने वहाँ से भी इलाज करवाया, लेकिन मुझे अफेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, मुझे अफेक्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि उसका बहुत पुराना मर्ज है। तो वो जाहिर बात है जितना मर्ज पुराना होगा उतनी ही देर से जाएगा, और जितना मर्ज आपका नया होगा उतनी वो जल्दी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप हमारे पास आए स्टमक पेन में, आपको 2 हफ्ते से पेन हो रही है, और एक पेशेंट हमारे पास आता है जिसको 2 साल से पेन हो रही है, तो जितना आप टाइम लगाएंगे हमारे पास आने में, जितना टाइम आप अपनी मर्ज को बढ़ाने में लगाएंगे, उतना ही टाइम आपको लगेगा क्योर होने में। अब आप 2 हफ्ते के प्रॉब्लम में हमारे पास आ रहे हैं, 2 महीने के प्रॉब्लम में हमारे पास आ रहे हैं, तो हम आपको ऐसी मेडिसिन आपके साथ स्टार्ट करेंगे, ऐसी पोटेंसी आपके साथ स्टार्ट करेंगे कि हम उसको रिजॉल्व करने में इश्यू हमें क्लियर हो जाएंगे। आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिसिन नहीं ली, हम आपका परहेज करवाएंगे और आपको लो मेडिसिन से यानी जितना मर्ज लंबा होगा, पुराना होगा, उतना ही टाइम लगेगा। जी बिल्कुल। और अगर बेसिस लेवल पे उसको पकड़ लेंगे तो उसमें ट्रीटमेंट में जो आसानी है और हमारी पेशेंट के लिए भी आसानी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें जो देर से आएगा पेशेंट हमारे पास, हमें पहले उसके साइड इफेक्ट्स को भी दूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जब मेडिसिन ली तो उस वक्त मर्ज तो वहीं पे ही था, आपने पेन किलर ले ली, अब वो सवेयर होता चला जा रहा है। अब आपने उसको सवेरिटी की तरफ नहीं जाना, आपने उसको बेस से ही कंट्रोल करना है। आपको पता है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ पेन किलर ही मिलेगा, तो क्यों आप जाएंगे वहाँ? ठीक कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे पॉडकास्ट में आने का। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जब कमेंट सेक्शन में मैं पब्लिक जो है कमेंट्स करेगी, सवाल जवाब करेगी, तो फिर आपको उन सवालों से रिलेटेड दोबारा बुलाएंगे। जो भी पब्लिक के सवाल जवाब आते हैं, आपका बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने का। बहुत सो काइंड। आप सबका बहुत ही शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने का। हमने पूरी कोशिश की थी कि आपके तमाम सवालात का जवाब इस पॉडकास्ट के अंदर दे सकें। आप लोगों के ज़हन में अगर मज़ीद सवालात हैं होम्योपैथी की ट्रीटमेंट को लेके, तो कमेंट सेक्शन में आएँ और सवालात का अंबार लगाएं, ताकि हम डॉक्टर हैदर अफजाल को फिर से अपने पॉडकास्ट में बुला सके आपके इन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए। वैसे भी स्क्रीन के ऊपर हमने डॉक्टर हैदर अफजाल का नंबर शेयर किया है। अगर आप उनसे पर्सनली ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो उनके क्लिनिक पे जाके उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ख्याल रखिए।